हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग जो है 1 से 14 जो यूनिट आपकी दे रखी है 1 से 14 तक की, उसके सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने टोटल 26 न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। फिर हम आपसे एक बार बता रहे हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि आप लोग वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चन जब लगा करें स्क्रीन पे, जैसे लग गया होगा तो इस क्वेश्चन को लगने के बाद आप इसको ट्राई करने लगा करिए, और जब लग जाए तो आगे बढ़ जाइए। वीडियो पूरी मत देखिए, आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, आप जो है वेस्ट ना करिए अपना टाइम। अगर नहीं लगता है तो आप देख लीजिए, और कोशिश किया करिए थोड़ा फास्ट देखा करिए वीडियो को, जल्दी से, क्योंकि आप पढ़ सब कुछ चुके हैं, बस ये आपका रिवीजन होने जा रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, कह रहा दिए गए परिपथ में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला है परिपथ का तुल्य धारिता, दूसरा है 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। 3 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश। ठीक, तो पहले हम इस चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या है देखिए, ऐसे है। ठीक, उसके बाद यहाँ एक संधारित्र लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक बीच में लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही तो दे रखे हैं। उसके बाद ना संधारित्र के मान दे रखे हैं कितने कितने, 12, 6, 2, ये सब माइक्रोफैरड में। ठीक है, सब नहीं लिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आपको। फिर 6 माइक्रोफैरड है, उसके बाद कितना है 3 माइक्रोफैरड, और 10 वोल्ट विभवांतर है इनके बीच। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है परिपथ की तुल्य धारिता। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं ना, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और बी, तो ए और बी के बीच जो धारिता होगी वही तुल्य धारिता होगी, तो हम यहाँ पे पहला पॉइंट कह सकते हैं कि सी ए बी हमसे पूछ रहा है। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है आवेश बताना है 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच। ठीक है, यानी कि हमें क्यू निकालना है, क्यू इन 2 माइक्रोफैरड और क्यू इन 3 माइक्रोफैरड, ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा, जो इसकी यूनिट 3 थी, चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, किरचॉफ का नियम वैद्युत परिपथ। उसमें ना व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने एक खासियत देखी होगी कि अगर ये जहाँ प्रतिरोध लगे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो अगर ये पी क्यू आर एस, अगर P अपॉन क्यू R अपॉन S के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ का विभव समान हो जाता है। विभव समान तो विभवांतर 0, यानी कि धारा इसमें नहीं बहती है, यानी कि कोई विक्षेप यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें नहीं होता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे क्वालिटी होती है, अगर धारा ये नहीं बहती इसका मतलब धारा सिर्फ 2 जगह से जा रही है, ऊपर से और नीचे से यहाँ मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं, आपस में समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो अब हम इसको देखने से पहले चेक कर लें क्या ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो पहले वही चेक कर लेते हैं, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा फिर निकालना। देखिए सबसे पहले चलिए फर्स्ट पॉइंट लगाने जा रहे हैं, तुल्य धारिता निकालना। तो हम देख रहे हैं P अपॉन क्यू, देखते हैं पहले P अपॉन क्यू बराबर P अपॉन क्यू, मतलब 12/6 बराबर माइक्रोफैरड का वो 10⁻³ कट गया, ऐसे मान लीजिए 6 दूनी 12, 2 आ गया। फिर हम R अपॉन एस देखते हैं, R अपॉन एस यानी कि 6/3, तो 3 दूनी 6, कितना आ गया 2 माइक्रोफैरड। अच्छा, माइक्रो तो कट ही गया, 2 आया, ये 2 आया। अब हम जान गए कि P अपॉन क्यू किसके बराबर है, R अपॉन एस के बराबर है ना, चूंकि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, अतः ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। गलत करके क्या पे, व्हीटस्टोन सेतु है, अतः 2 माइक्रोफैरड में, यानी कि कोई धारा नहीं जाएगी, मतलब कोई आवेश नहीं जाएगा, 2 माइक्रोफैरड में कोई
आवेश नहीं होगा। एक बात बहुत बढ़िया क्लियर हो गई कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये ज़ीरो हो गया है ना। चलिए अब नहीं होगा, अब यहाँ से हमें लगाना है इस सवाल को, तो हम यहाँ कहेंगे तो चलिए यहाँ लगा लेते हैं। अभी तो सी ए भी निकालना है ना, तो हम यहाँ कहेंगे इसलिए 12 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, ओह सॉरी गलत हो गया, तुल्य धारिता, नाम ना वही दिमाग में आता है प्रतिरोध। देखिए श्रेणी क्रम समांतर क्रम, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम का मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, ठीक, और श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, समझ गए। लेकिन ये श्रेणी क्रम में होता है, ये समांतर क्रम में होता है, ये कंडीशन किसके लिए होती है, प्रतिरोधों के संयोजन के लिए होती है। लेकिन संधारित्र का संयोजन की जब बात आएगी तो आपने पढ़ रखा है, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ के नहीं हम 1/, से निकालेंगे। तुल्य धारिता क्या निकालेंगे, 1/C = 1/12 प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा एक मेथड है, वो आप कोई मेथड लगाइए, वो आपके ऊपर, आप एलसीएम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी लगा दूंगा यहाँ पे। आपको जो आसान लगता है ना वो आपको लगाना है, मेरे मत जाना है सर का ये आसान लग रहा है, आप उस पर जाइए जो आपको आसान लग रहा है। फिर आप देखिए अगर ये ज़्यादा आसान है तो आप ये कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग करा दें तो आप देख सकते हैं कि नीचे 12 हो गया, ये 12 है, और जब हर बराबर होते हैं तो अंश जुड़ या घट जाते हैं, जो भी चिन्ह बीच में लगा होता है। तो ये 12 हो गया, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 हो गया, 1/4 आ गया। तो सी का मान कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड हो गया। क्लियर, ठीक। अब ये क्लियर हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। नीचे वाले किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ये भी देख लेते हैं। चूँकि 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, देखिए फिर वैसे निकालेंगे 1/C' मान लेंगे, सी मान चुके हैं, 1/6 प्लस 1/3, वही वाला काम, 2 2 हो गया ना 6, नीचे आ गया 6, 2 1 3, ये आ गया 1/2, तो C' का मान कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। अब बताइए मुझे, ऊपर लगा पूरा का पूरा कितना, 4, नीचे इन दोनों का लगा 2, दोनों किस क्रम में होंगे, यहाँ से आवेश बटेगा, Q1 Q2 बट रहा है, मतलब समांतर क्रम में है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है, अतः समांतर क्रम में है, अतः अब निकलेगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है, अतः परिपथ का तुल्य, क्योंकि अब इनके बीच ही तो निकलेगा, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा जिसमें आवेश नहीं जा रहा है। अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो ये क्या हो जाएगा, CAB बराबर, जोड़ दीजिए 4 + 2 कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड। आ गया आंसर हमारा 6 माइक्रोफैरड। हाँ बिल्कुल आ गया आंसर, पहला आंसर क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखिए समझिए बात को, दूसरे पॉइंट में निकालना है इसके और इसके सिरों पे आवेश, मतलब इसमें आवेश निकालना है। तो संचित आवेश इसमें तो 0 हो गया, पता ही चल गया कितना हो गया, 0, इसमें आवेश जाएगा ही नहीं, लेकिन इसमें जाएगा, यहाँ से Q1 जाएगा, यहाँ Q2 जाएगा। तो हम मान लेते हैं, समझिए, यहाँ गया Q1, यहाँ गया Q2, यहाँ से +Q आवेश आया। अब देखिए जो Q2 इसमें जा रहा है वही Q2 इसमें जा रहा है ना, Q2 की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सब निकालें, फिर इससे इसको घटाएं, फिर कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए कि A और B के बीच में ये दोनों प्रतिरोध लगे, ये दोनों संधारित्र लगे, ये दोनों लगे, इन दोनों को जोड़ के अगर 1 लगाएं, जो कि कितना आया था आपका 4, इन दोनों को जोड़ के कितना लगा 2, तो 2 संधारित्र मानिए, मतलब 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र मानिए, और ये 4 तो आपस में समांतर है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। इसका मतलब 2 के सिरों का ये होगा, 4 के सिरों का भी ये होगा। तो हम 2 C का मान 2 पता, V का मान 10 पता, Q का मान निकाल लेंगे। वही Q तो इसमें जो 2 माइक्रोफैरड
संधारित्र पे क्यों जाएगा, वही तो इन दो ये और 2 माइक्रोफैरड है किसका रूप, इन्हीं दोनों को तो जोड़ने पे आया है, इसका मतलब वही इन दोनों में जाएगा। तो हम बस क्या करें, इन दोनों के बीच में विभवांतर पता है, इन दोनों में कितना आवेश जा रहा है ये पता कर लें, बस निकल आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद हटा देते हैं इसको, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। ठीक, इसको हटाते हैं, हटा दें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट, 3 माइक्रोफैरड में प्रवाहित संचित आवेश, संचित आवेश तो Q2 है, Q बराबर CV होता है, तो C की जगह हम क्या रखेंगे, इन दोनों का जो इन दोनों का धारिता रखेंगे ना टोटल। ऐसा ना करिएगा खाली 3 रख दीजिए, ये भी तो इसके श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, तो इन दोनों का मिक्स ये होगा, अलग अलग तो अलग अलग होगा इनका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए Q2 बराबर C की जगह क्या रखेंगे, 2 माइक्रोफैरड आया था ना, ये C डैश रखेंगे, और V तो सेम रख देंगे। तो 2 आया और V का मान कितना है 10, ये है 10 की पावर माइनस का 6, कैसे वो माइक्रो वाला आ गया। तो Q2 का मान कितना हो गया 20 माइक्रो कूलाम। तो 3 माइक्रोफैरड पे संचित आवेश कितना हो गया 20 माइक्रो कूलाम। लेकिन हमसे एक और पूछ रहा था 2 माइक्रोफैरड पे, तो 2 माइक्रोफैरड पर यानी कि कौन सा, इसमें कोई जा ही नहीं रहा है, तो आवेश बराबर कितना 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो बहुत फ़ायदा रहेगा, नहीं समझा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मेरी वीडियो में आप जाइएगा, इंपॉर्टेंट वीडियोस में प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें जाके देखिए, किरचॉफ के नियम भी समझाए गए हैं। किरचॉफ के नियम के बाद वाला वीडियो जो है वो व्हीटस्टोन सेतु का भी है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी है, तो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो इसे नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला जो भी है, यानी कि 28 हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा C1 माइक्रोफैरड तथा C2 माइक्रोफैरड संधारित्र के 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता 20 माइक्रोफैरड आती है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है प्रश्नानुसार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट फिर कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्यधारिता कितनी हो जाती है 4.8 हो जाती है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू 1 टोटल कितनी हो जा रही है C 4.8 माइक्रोफैरड, यही तो हो जा रही है। तो माइक्रोन लगाए दे रहे हैं, फैक्टर माइक्रोन का काम अभी आएगा आगे। ठीक है, तो माइक्रोन लगा दे रहे हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2 इज इक्वल टू 1/4.8 माइक्रो। ठीक, माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, इसलिए लगाए ले रहे हैं। इसको पलटिए तो हो जाएगा C1 C2 बटे C1 प्लस C2, इधर क्या हो जाएगा 4.8 माइक्रो। तो यहाँ से C1 C2 के मान क्या हो जाएंगे, देखिए हमें निकालना है क्या C1 C2 का अलग अलग मान निकाल। तो C1 C2 कितना हो जाएगा 4.8 माइक्रोन इंटू C1 प्लस C2, लेकिन C1 प्लस C2 की वैल्यू तो 20 है। तो आइए देखते हैं C1 C2 इज इक्वल टू 4.8 माइक्रो इंटू कितना 20 माइक्रो। ठीक, तो ये हो जाएगा C1 C2 इज इक्वल टू 0.8 0 बढ़ाइए 0 कट गया, 48 दूना कितना होता है 96, तो 96 माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा, माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया C1 प्लस C2 की वैल्यू और ये हो गया C1 C2 की वैल्यू आ गया। हमें अलग अलग निकालना है, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपका समझना। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस समझना ये है आपको, जब भी आपको C1 C2 ऐसा पता हो, ऐसे कुछ दिया रखा हो प्रतिरोध में और संधारित्र में आ सकता है, तो आप ये फॉर्मूला, इसका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप। अगर हम क्या करें 2ab एक घटा दें और एक 2ab जोड़ दें, तब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और ये बन गया माइनस 2ab माइनस का 4ab, बना नहीं बना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये हमको पता है, देखिए C1 प्लस C2 पता है, C1 इंटू C2 पता है, और C1 माइनस C2, यानी कि एक इक्वेशन प्लस में है, एक माइनस में निकालेंगे तभी तो एक मान आ जाएगा। तो बस अब यही करना रह जाएगा यहाँ पे। क्या करेंगे अब, इसी को देखते हुए देखिए हम लगाने जा रहे हैं, समझिए बात को। इसी को देखते हुए अगर हम यहाँ पर लिख दें C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2। बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पे। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो अब और देखिए यहाँ पे C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी, 20, 20 का स्क्वायर 400, तो यह कितना हो जाएगा 400 माइक्रो स्क्वायर, माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा माइक्रोन का, माइनस 4 C1 C2। C1 C2 है कितना 96, 96 को 4 से गुणा करिए और लिख दीजिए। तो 4 छंग 24 का 4 हासिल कितना लगा 2, 4 9 36 2 38, 384 माइक्रो स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 स्क्वायर, तो ये C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अब कितना हो गया, 400 में से 384 घटेगा तो 16 आ जाएगा, 16 माइक्रो स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 माइक्रो स्क्वायर। तो C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा, 16 का बाहर 4 आएगा, 1 माइक्रो बाहर आ जाएगा। हो गया ना इक्वेशन 2। बस मिल गया ना आंसर। कैसे मिल गया, इसको जोड़िए, C2 से 2 घटाइए, C1 का मान आ जाएगा। फिर C1 का मान किसी इक्वेशन में रख दीजिए, C2 का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ना एक काम करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2। अब अगर इसे जोड़ रहे हैं तो C1 मिलके हो जाएगा 2C1, और प्लस का C2 माइनस, प्लस का C2 माइनस का C2 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 माइक्रो हो जाएगा। तो C1 का मान कितना हो गया, यह हो गया आपका, काटिए कितना हो गया, 12 के बाद तुम 12 माइक्रो हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। क्या लिखे दे रहे हैं हम, लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखिए भाई। यहाँ 12 रखेंगे, 12 उधर जाएगा, 20 में से घटेगा तो C2 का मान कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 माइक्रोफैरड, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये भी C1 का मान माइक्रोफैरड में ही तो आएगा। माइक्रोन क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ी थी इसलिए। चलिए लेकिन क्वेश्चन में इसके मान नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है इसका अनुपात बताइए, कह रहा है C1 व C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, C1 बटे C2 कर लीजिए, 12 बटे 8, तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, कितना आया 3 बटे 2। तो C1 अनुपात C2 कितना हो गया, 3 अनुपात 2 हो गया। लीजिए आंसर। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। हटाते हैं इसको, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ 29, कह रहा है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। ठीक, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। तो ये हुआ एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, ये रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये उसको मान लेते हैं प्लस Q, इसको मान लेते हैं माइनस Q, 2L लंबाई मानी गई है। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहला पॉइंट, द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर किया गया कार्य करने वाला बलाघूर्ण थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री घुमाने पर, पहला पॉइंट है, घुमाने पर टाउ का मान बताना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री पे क्या निकालना है, सेल्सियस लिख रहे हैं, डिग्री पे हमें निकालना है स्थिर ऊर्जा मतलब U का मान निकालना है। और थर्ड पॉइंट पूछ रहा है, कह रहा है 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य W का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है तब जब आपको सारे फॉर्मूले पता है। पहला तो बड़ा आसान फॉर्मूला पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, है ना। तो टाउ का मान निकालना है PE साइन थीटा, साइन कितना 45 डिग्री। अब आप जानते हैं कि PE साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो टाउ का मान कितना हो गया PE/√2। ये हो गया आपका पहला आंसर, है आसान। ठीक है, यही आ रहा है ना PE/√2। ठीक, सेकेंड पॉइंट में स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर -PE cos थीटा। ठीक है,
तो माइनस पी ई कॉस 0 हो जाएगा साम्यावस्था के लिए, ठीक है, थीटा होता है cos 0, u बराबर माइनस पी ई हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक, ये हो गया दूसरा, है बढ़िया आसान सा। तीसरा और आसान है, कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, तो W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कितना रखेंगे 180 डिग्री, तो W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस 180 का मान होता है -1, तो W बराबर कितना होगा माइनस माइनस प्लस 112 2 पी ई। आगे तीनों आंसर देखिए कितनी देर लगी, आसान सा सवाल था आपका। चलिए कितना p/√2 माइनस पी ई 2 पी ई, ठीक, तीनों आ गए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हटा दें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो आपने पढ़ा होगी, डिफिनेशन उसकी होती है U बराबर फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये होता है फॉर्मूला। अब इसकी डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं, डिफिनेशन आसान से होती है। दिए गए चित्र, ठीक है, दिए गए चित्र से आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लगाते हैं न्यूमेरिकल डायरेक्ट। देखिए न्यूमेरिकल पहले चित्र बनाए इसका, ये एक वर्ग बना हुआ है, इसकी जो आपकी वर्ग की भुजा A सेंटीमीटर, तो सब जगह यही होगी, और पॉइंट दे रखा है A B C D दे रखा है। उसके बाद आवेश दे रखा है +Q -Q +Q, यानी कि +Q -Q और फिर क्या है माइनस का Q और क्या है प्लस का Q दे रखा है। इसकी स्थिर ऊर्जा बतानी है। देखिए एक बात आप पहले समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे दो आवेश Q1 Q2 हैं, तो इनके बीच की जो स्थिर ऊर्जा होती है वो ये होती है, फॉर्मूला लिखा था अभी इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखिए एक निकाय ये बन जाता है, दो आवेशों का निकाय एक बन जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर कितने सिस्टम बनते हैं पहले तो यही देखना है हमको, क्योंकि स्थिर ऊर्जा निकालनी है ना हमको। सिस्टम कितने बनते हैं, एक मान लीजिए U1 बना, ये U2 बना, ये U3 बना, ये U4 बना, 4 ही बने क्या, और दो आवेशों का सिस्टम बन सकता है। हाँ ज़रा इस पे गौर करिए, एक बना ये U5 और एक बना ये U6, ये भी तो बना। इसी को लोग भूल जाते हैं अक्सर सवाल लगाने में। ये अगर पता हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, 6 सिस्टम टोटल बन जाते हैं। कह रहा था आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा की गणना कीजिए। इसका मतलब आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, UAB, ठीक है, UAB मतलब AB प्लस UBC प्लस UCA प्लस CD होगी, CD प्लस UDA प्लस, अब देखिए एक क्या बनी आपकी UAC और एक बनी आपकी UBD, यही बनी। अब अगर आप जानते हैं कि जो इस वर्ग में जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, भुजा √2, यानी कि ये A√2 हो जाएगा, तो ये भी A√2 हो जाएगा। दूरी भी तो चाहिए ना, बाकी सब में AA है, इसमें भी तो चाहिए। अब U का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 को हम K मान लेते, तो इसके लिए हो जाएगा, देखिए AB के लिए क्या हो जाएगा K, Q1 Q2 Q और Q, और याद रखिएगा चिन्ह के साथ रखते हैं, तो प्लस Q माइनस Q मिल के हमें क्या दे देगा माइनस का Q², और इनके बीच की दूरी कितनी है A। हो गया क्लियर। इसी तरह से आप देखिए UB CD और DA, गौर से देखिए तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब सब हम जब गुणा कराएंगे तो -Q² मिलता जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 दूरी सबके बीच में क्या है, A ही तो है, A यहाँ तो A यहाँ, A यहाँ, A यहाँ, सब A ही तो होगी। तो अगर हम 4 से गुणा करा दे तो कोई दिक्कत भाई, 1 2 3 4 चारों में तो यही लिखेंगे ना। और K का मतलब होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक। तो K का मतलब होता है 1/4πε0, K आप ना समझिए समझ लीजिए 1/4πε0। तो ये हमें जब चारों का अलग अलग क्यों लिखना, 4 से गुणा करा दिया, ठीक। आप एग्जाम में लिखिएगा तो बढ़िया से दिखाइएगा, हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगला देखते हैं UAC का क्या लिखेंगे। देखिए UAC का जितना लिखेंगे प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, समझ में आया। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो प्लस होगा, इसका गुणा कराएंगे तब भी प्लस ही होगा। तो एक साथ लिख सकते हैं, तो पहले ही 2 का गुणा करा देते हैं इसमें, ठीक। क्योंकि एक में क्या लिखेंगे K Q1 Q2, तो Q1 Q2 मतलब Q मिलके Q², अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है भुजा √2 यानी कि A√2 हो जाएगा। अब इतना ही UBD में मिलेगा, इसलिए हमने 2 लिख दिया है ना। चलिए
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो u बराबर, तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है, गौर से देखिए अगर, तो प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2k² अपॉन a√2, ये हो जाएगा माइनस का 4k² अपॉन a हो जाएगा ना। बाहर निकालिए, क्या क्या निकालेंगे, देखिए 2 बाहर आ रहा है, k बाहर आ रहा है, q² बाहर आ रहा है, नीचे a बाहर आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है, इधर बच रहा है 1/√2, यही तो बचा ना इधर, 2q² अपॉन n मिल गया, माइनस इधर क्या बच गया, इधर बचा 2, यही बचा, k² a सब बाहर आ गया, इतना बचा। तो अब अगर हम देखिए इसमें मान कैसे रखा गया है, पूरा रखा गया है, ठीक है। कितना है 4 - √2, कहीं पे मैंने गड़बड़ी की है क्या, 4 - √2 कैसे आ जाएगा, हाँ आ सकता है, ये माइनस देखिए सब में माइनस आ रहा था तो माइनस निकाल लिया बाहर, और इसमें गुणा करने पे प्लस आया, इसमें गुणा करने पे क्या आया, माइनस आया, ठीक है। तो माइनस हो गया, तो u बराबर कितना मिल जाएगा हमको, ये आपका मिल जाएगा √2, ठीक। तो ये k की जगह लिख लेते हैं 1/4π f�siln0, ठीक, 4π f�siln0। ये हमको क्या मिला 2q² अपॉन में a, और अंदर क्या मिल गया हमको, अंदर मिल गया 1 - 2√2, भाई इसके नीचे 1 मानिए, गुणा कर लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन √2, ये इसलिए ऊर्जा आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। अब इसको किताब में कैसे भी दे सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं, माइनस बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आंसर आ रहा है 4 - √2, तो अगर हम 4 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 और माइनस का आ रहा है ना, ये भी माइनस में आ रहा है, पता नहीं कैसा आंसर आ रहा है, आप इसको याद रखिए, ये सही चीज़ है, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। तो 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, बड़ा आसान वो भी है, तो 31 नंबर वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।